आइए सीधे एक ऐसे बेहतरीन सफर पर निकलते हैं जो हमें धरती के दूसरे सबसे बड़े रेन फॉरेस्ट के खूबसूरत नज़ारों से लेकर इसके घने पेड़ों के नीचे छुपी एक बिल्कुल अलग और थोड़ी डरावनी सच्चाई तक ले जाएगा। एक ऐसी जगह जो जितनी खूबसूरत और मिस्टीरियस है उतनी ही खतरनाक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे इलाके को अच्छे से समझने के लिए हमारी आज की इस एक्सप्लेनर की शुरुआत होगी दी एमरल्ड हार्ट से, जहां हम यहां के अनोखे जानवरों और भूगोल को देखेंगे। उसके बाद हम सीधे रुख करेंगे यहां के मुश्किल हालात, लालच और मंडराते हुए क्लाइमेट क्राइसिस जैसी कड़वी सच्चाइयों की तरफ। तो सेक्शन 1, द एमरल्ड हार्ट। चलिए इस खूबसूरत कुदरती आजूबे की विशालता और इसके बेमिसाल साइज को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, करीब 13 लाख स्क्वायर माइल्स और 6 देशों में फैला हुआ ये कॉन्गो असल में पेड़ों का एक विशाल हरा समुंदर ही तो है। इसी विशालता की वजह से इसको अफ्रीका के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। मतलब इसका आकार इतना बड़ा है कि हमारा पूरा का पूरा भारत देश इसके अंदर आसानी से समा सकता है ना? हैरान करने वाली बात। और इस घने विशाल जंगल के बीचों बीच एक काले सांप की तरह बल खाती हुई गुजरती है कॉन्गो नदी। इसकी गहराई सुनकर शायद विश्वास ना हो, करीब 220 मीटर, दुनिया की सबसे गहरी नदी। ये इतनी गहरी और रहस्यमयी है कि सूरज की रोशनी कभी इसकी तलहटी तक पहुंची नहीं पाती। और यही वजह है कि इसके अंधेरे में डूबे हुए प्राचीन खंडहर और मोकेले बेम्बे जैसे पौराणिक रहस्यमयी जीवों के छुपे होने की कहानियां आज भी काफी मशहूर हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, रूलर्स ऑफ द डार्कनेस। इस इलाके का एक और दिलचस्प पहलू है यहाँ के अनोखे जीव, जहाँ एक तरफ शांति है तो दूसरी तरफ बिल्कुल खतरा। यहाँ चीजें बिल्कुल दो अलग एक्सट्रीम्स पर हैं। एक तरफ हमें मिलते हैं बेहद शांति प्रिय बोनोबोज। ये ऐसे समझदार प्राइमेट्स हैं जो हम इंसानों के साथ अपना 98.7% डीएनए शेयर करते हैं। और फिर दूसरी तरफ खूनखार गोलायत टाइगर फिश, नदी में शिकार करने वाली एक ऐसी मछली जिसके दांत बिल्कुल खंजर जैसे होते हैं और जो घने अंधेरे में भी सिर्फ पानी के वाइब्रेशन से अपने शिकार पर सटीक हमला करती है। ये बिल्कुल एक अलग ही दुनिया है। नदियों से बाहर निकलें तो इन घने पत्तों के पीछे ऐसे जीव छुपे हैं जो बिल्कुल किसी प्री हिस्टोरिक जमाने के लगते हैं, जैसे गैबून वाइपर जो पूरी तरह से कैमोफ्लाज होकर बिल्कुल बिना हिले अपने 5 सेंटीमीटर लंबे दांतों के साथ शिकार का इंतजार करता है, या फिर विशाल फॉरेस्ट एलिफेंट्स जो बीज फैलाकर इस जंगल के असली गार्डनर्स का काम करते हैं। खैर, यहाँ ओकापी भी है जो जिराफ का एक मायावी रिश्तेदार है, जिसके बारे में तो 20वीं सदी तक साइंस को भी कुछ नहीं पता था। और हाँ, अकेले रहने वाला पिग्मी हिप्पो जो जंगल की नदियों का एक मजबूत सर्वाइवर है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, एक ऐसी जमीन जो बिल्कुल रहम नहीं खाती। जब हम इन शानदार जानवरों से हटकर थोड़ा इंसानी पहलू की तरफ देखते हैं तो तुरंत समझ आ जाता है कि इस बेहतरीन जगह को आखिर ग्रीन हेल यानी हरा नरक क्यों कहा जाता है। यहाँ का सफर किसी आम सफर जैसा नहीं है। यहाँ मूलाधार बारिश घंटों तक होती रहती है, मधुमक्खियों के झुंड बेरहमी से हमला करते हैं और रास्ते तो ऐसे हैं जो दलदल में बड़े बड़े ट्रक पूरे के पूरे निगल जाते हैं। अगर 1978 का कोई पुराना मिलिट्री ट्रक किसी गाढ़े कीचड़ में फंस जाए तो उसे निकालने और ठीक करने में 10-10 घंटे की थका देने वाली मैनुअल लेबर लग सकती है। चलिए इस परेशानी का एक उदाहरण देखते हैं। साउथ कीवू का सबसे लैंडलॉक शहर है शबुंदा। वहां एक पुराने मिलिट्री ट्रक से सिर्फ 70 किलोमीटर का रास्ता तय करने में 3 हफ्ते तक लग जाते हैं, और इसका असर जरूरत के सामान की कीमत सीधे 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। छोटे हवाई जहाज से जाना तेज जरूर है, लेकिन उनमें सिर्फ 2 टन तक ही सामान आ सकता है। नतीजा यह होता है कि आटे और पानी जैसी बिल्कुल बेसिक चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। एक स्थानीय सड़क कर्मचारी ने एक बार कहा था, कॉन्गो रहने के लिए कोई देश नहीं है, ये दुख का देश है। ये शब्द सच में दिल तोड़ने वाले हैं। ये एक ऐसे टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की सच्चाई बयान करते हैं जहां हर एक नया किलोमीटर आगे बढ़ना अपने आप में किसी बड़ी जंग लड़ने जैसा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इतनी मुश्किलें, इतना दुख झेलते ही क्यों हैं? यही है हमारा सेक्शन 4, द कॉन्फ्लिक्ट मिनरल क्राइसिस। इसका जवाब इस जमीन के ठीक नीचे दबी अरबों डॉलर की उस खनिज संपदा में छिपा है जिसे निकालने की होड़ लगी हुई है। ध्यान दीजिएगा, करीब 1 करोड़ कॉन्गोवासी अपनी रोजी रोटी के लिए बिना किसी रूल रेगुलेशन वाले गैर कानूनी खनन यानी माइनिंग पर निर्भर हैं।
वो लोग अपनी जान पर खेलकर वही कोबाल्ट, कोल्टान और सोना निकालते हैं जिस पर हमारी आज की मॉडर्न ग्लोबल टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। हमारे आजकल के स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगने वाली बैटरीज में इस्तेमाल होने वाला ज्यादातर खनिज यहीं से आता है। असल में हम यहाँ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वॉर इकोनॉमी को देख रहे हैं। सिर्फ उलांडी नदी के सोने की कीमत लगभग 25 बिलियन यूरोज आंकी गई है। गोताखोर 15 मीटर की गहराई में अपनी जान दांव पर लगाते हैं, जबकि बड़ी बड़ी मशीनें पीने के पानी में जहरीला मर्क्यूरी घोल रही हैं। M23 जैसे हथियारबंद विद्रोहियों के गुट इन खदानों पर कब्जे के लिए आपस में लड़ते हैं। इसकी वजह से लाखों लोगों को बेघर होकर बुरे हालात में कैंप्स में रहना पड़ता है। और सबसे दिल दहलाने वाली बात यह है कि बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर इन खदानों में काम करने को मजबूर हैं। और यही सब हमें ले आता है हमारे आखिरी सेक्शन पर, अ लूमिंग क्लाइमेट थ्रेट। इस प्राचीन जगह के चलते हुए विनाश के बारे में ये एक ऐसी सच्चाई है जो पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा डरावनी है। कॉन्गो के इन दलदल वाले इलाकों के ठीक नीचे बहुत बड़े ट्रॉपिकल पीटलैंड्स छुपे हैं। अब ये पीटलैंड्स क्या हैं? ये ऐसे वेटलैंड इकोसिस्टम्स होते हैं जो हजारों सालों से सड़े गले ऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर भारी मात्रा में कार्बन इकट्ठा करते आ रहे हैं। असल में ये पूरी दुनिया के लिए एक लाइफ सेविंग कार्बन सिंक का काम करते हैं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जैसे जैसे खनन और खेती के लिए इन पेड़ों और पीटलैंड्स को साफ किया जा रहा है, बढ़ती गर्मी से ये जमीनें सूखने लगी हैं और नतीजा, सदियों से जमा हुआ वो कार्बन वापस हवा में घुलने लगा है। मतलब एक तरह से कॉन्गो हमारे क्लाइमेट के रक्षक से बदलकर जहरीली ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ने वाले एक विशाल स्रोत में तब्दील हो रहा है। ये बिल्कुल तबाही की तरफ ले जाने वाली साइकिल है। एक नंबर जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। 3 साल। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर कॉन्गो के पीटलैंड्स में दबा हुआ पूरा कार्बन हवा में मिल जाए तो वो पूरी दुनिया के 3 साल के ग्लोबल कार्बन एमिशंस के बिल्कुल बराबर होगा। ऐसा हुआ तो दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज की रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आखिर में इस एक्सप्लेनर से एक बहुत ही गहरा सवाल निकल कर आता है। क्या दुनिया भर की आने वाली जरूरतों और लालच का बोझ उठाते हुए अफ्रीका की ये फेफड़े आगे जिंदा रह पाएंगे? क्या इस जंगल की बेमिसाल जीवितता इस जमीन के नीचे दबे खनिजों की इस अनंत भूख को बर्दाश्त कर पाएगी? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आने वाले वक्त में हम सबको बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि इस जंगल का भविष्य ही हमारा भविष्य है।